हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। अपनी पूरी यूपीएससी की जर्नी में हम बहुत बार पढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि बायोडायवर्सिटी लगातार खत्म हो रही है, पर्यावरण पर इसका बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। परंतु इसके बावजूद यदि मैं आपसे कुछ हटकर बात करूं कि दो देश वर्तमान में ऐसे हैं जो इसी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण अपनी बॉर्डर रीड्रॉ कर रहे हैं, अर्थात पुनः इसका निर्धारण कर रहे हैं। बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, परंतु ये सत्य है। आप मेरे पीछे जिस इमेज को देख पा रहे हैं, यह है एक माउंटेन की इमेज जिसका नाम है मैटरहॉर्न, और इसकी चोटी पर एक ग्लेशियर है जिसके पिघलने के कारण बेसिकली दो देश जिनका नाम है इटली एंड स्विट्जरलैंड, ये अपनी सीमा रीड्रॉ करने पर आ गए हैं। यहां पर यदि आप लोकेशन देखें तो यह है यूरोप महाद्वीप, यहां पर आपको दिखाई देता है इटली वाला सेक्शन, और यह एक छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड, जो कि बेसिकली पर्यटन के लिए जाना जाता है। इटली और स्विट्जरलैंड दोनों ही पर्यटन के लिए जाने जाते हैं। यदि इनकी लोकेशनल एनालिसिस की हम बात करें तो ये आता है इटली ग्रीन कलर का, और ऊपर आपको दिखाई दे रहा है स्विट्जरलैंड। इन दोनों की ही बॉर्डर पर एक माउंटेन है जिसका नाम है एल्प्स पर्वत, और यहां पर आपको दिखाई देगा एक पीक जिसका नाम है मैटर हॉर्न, और इसी पर मौजूद है ये ग्लेशियर, और इसके पिघलने के कारण बेसिकली इनकी सीमा को रीड्रॉ किया जा रहा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये ऑफिशियल न्यूज है जिसमें बताया गया है कि इन ग्लेशियरों के पिघलने के कारण ये सीमा रीड्रॉ हो रही है। बात इंपॉर्टेंट ये है कि इतिहास में पहली बार नहीं है जब किन्हीं दो देशों की सीमा जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण रीड्रॉ की जा रही है या फिर पुनः इसको निर्धारित किया जा रहा है। वर्ष 2006 में आप देखेंगे कि इटली और ऑस्ट्रिया में भी सीमा का निर्धारण इसी जलवायु परिवर्तन के कारण हो गया था, यानी कि यहां पर मौजूद पर्वतों में जो ग्लेशियर हैं उनके मेल्ट होने के कारण इनकी भी सीमा निर्धारित की गई थी। आज पुनः वही घटना हो रही है, परंतु यह घटना इटली और स्विट्जरलैंड देशों को लेकर हो रही है। अब यहां याद रखने वाली बात यह है कि जब आप इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा देखेंगे तो यह है एल्प्स माउंटेन, और यहीं पर आती है अल्पाइन रेंज, और अल्पाइन रेंज के कारण ही यहां पर ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, तो यह सीमा विवाद खड़ा हो गया है। सीमा विवाद मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि याद रखें कि 2022 से यह मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में था कि भाई इसको रीड्रॉ किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे यूरोप गर्म हो रहा है, यूरोप गर्म होने का अर्थ कि पूरे वर्ल्ड में यदि आप यूरोप को देखेंगे तो ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। यानी कि अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा यदि आप यूरोप को देखते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है, जो नेगेटिव इंपैक्ट है, ये ज्यादा दिखाई दे रहा है यूरोप वाले सेक्शन में। और इसीलिए आज कहा जाता है कि जिस देश ने औद्योगिकीकरण सबसे पहले प्रारंभ किया और आज वर्तमान में वह देश या फिर वह महाद्वीप जो कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, आज वहीं से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसका मेन कारण है कि भाई आज वर्तमान में बोला यह जाता है कि अन्य नेशन भी तो कार्बन का बहुत ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसों का बहुत ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, पूरा विश्व आज औद्योगिकीकरण को अपना रहा है, परंतु रिस्पॉन्सिबल अकेला यूरोप को क्यों बताया जाता है? इसका मेन रीजन है कि औद्योगिकीकरण की शुरुआत यदि आप देखें तो यूरोप वाले सेक्शन से हुई थी, और जो आज हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, अर्थात जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन हम देख रहे हैं, यह एक्चुअल में उस समय हुए कार्बन उत्सर्जन का परिणाम है, ना कि इस समय हो रहे कार्बन उत्सर्जन का। आगे आने वाले समय में यदि 100-150 साल बाद हम देखते हैं कि उस समय वैश्विक तापन बढ़ रहा है, उस समय क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उस समय जो परिणाम दिख रहे हैं वो आज जो इंसिडेंट या फिर आज जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसका परिणाम होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस समय औद्योगिक क्रांति यूरोप में आई उस समय का परिणाम आज यूरोप देख रहा है, और इसीलिए आज यूरोप को यदि आप देखें तो आधे से अधिक क्षेत्र बहुत ही ज्यादा इसके नेगेटिव इंपैक्ट से जूझ रहे हैं, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 2006 में हुआ इटली और ऑस्ट्रिया की सीमा में परिवर्तन, और आज वर्तमान में इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा में परिवर्तन। जरा कंफ्यूजिंग करने वाला टॉपिक है कि भाई किसी ग्लेशियर का पिघलना किस प्रकार से किन्हीं दो देशों की सीमा को निर्धारित कर सकता है या फिर परिवर्तित कर सकता है। उससे पहले एक छोटी सी बात है भाई कि यहां पर मैटरहॉर्न स्थित कहां पर है, यह आप जान ले कि एक छोटा सा ग्राम है जिसका नाम है जर्मेट, ये उसके समीप आता है, और ये बेसिकली टूरिज्म के लिए जाना जाता है। दोनों ही देशों का जो मेन इकोनॉमी है ना, ये टूरिज्म पर निर्भर है।
और यहां पर इन ग्लेशियर का मेल्ट होना बहुत ही बड़ी समस्या है, ना केवल इसलिए कि भाई ये सीमा परिवर्तित हो जाएगी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यहां का टूरिज्म बहुत हद तक प्रभावित हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि एक सामान्य सी मैं बात करूं तो मानव अक्सर उस एरिया में जाना पसंद करता है जहां पर उसे अपने शरीर के अनुसार या फिर अपने ब्लड के अनुसार क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है। हम कभी भी रहना पसंद नहीं करते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, हम अक्सर ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां पर थोड़ी कूलिंग हमारे अकॉर्डिंगली हो। यानी कि इसीलिए हम यूरोप वाले सेक्शन में जाना एज अ टूरिज्म ज्यादा पसंद करते हैं, सॉरी एज अ टूरिस्ट हम ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए आप याद रखें कि यूरोप के जितने भी सेक्शन हैं उनमें से आधे से अधिक देशों का जो टूरिज्म है, वो आधे से अधिक देशों की जो इकोनॉमी है ये टूरिज्म पर निर्भर है। और इसीलिए यहां पर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट दिखना बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। और यहां पर याद रखिएगा कि 2023 में यह विवाद शुरू हुआ था और स्विस सरकार ने एक बिल लाकर इसको आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है, परंतु इटली की ओर से अभी इसको ऑफिशियली तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया गया है। यदि यह ऑफिशियली तौर पर एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर दोनों देशों की सीमा पुनः निर्धारित हो जाएगी और फिर जो सीमा बनेगी उसे इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर जाना जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा मैं बता दूं भाई कि ये जो आप मैप देख रहे हैं इसमें यह जो रिज जैसा फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में यही एल्प्स माउंटेन है जो कि दोनों देशों की सीमा निर्धारित करता है। जरा इस मैप को आप ध्यान से देखना तो आपको नजर आएगा कि इटली के आधे भाग तक ये एल्प्स माउंटेन विस्तृत है। अब आधे भाग तक है मतलब कि यही सीमा बनाता है इटली और स्विट्जरलैंड की। कुछ इस प्रकार से यह सीमा ड्रॉ करता है। अब इतने में तो एल्प्स माउंटेन है और यहीं पर मौजूद ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं हो यह रहा है कि इनकी ऊंचाई घट रही है और ऊंचाई घटने का परिणाम आप पाएंगे कि यदि मान लीजिए कोई ग्लेशियर कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ रहा है कि भाई ये एक ग्लेशियर है, आपने इसको सीमा मान लिया है कि भाई इसके इस साइड है, आपको दिखाई देता है स्विट्जरलैंड वेस्टर्न पार्ट में और यहां पर मान लेते हैं हम दक्षिणी पार्ट में हमें इटली दिखाई देता है। अब यदि ये ग्लेशियर पिघला तो इसकी हाइट कम होगी और हाइट कम होने की कंडीशन में ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देने लगेगा। तो यहां पर ये जो सीमा पहले यहां हुआ करती थी अब ये कुछ परिवर्तित हो जाएगी और परिवर्तित होने की कंडीशन में फिर दोनों देशों को सहमति जतानी पड़ेगी कि या तो आप इसको एक्सेप्ट करिए, नहीं तो यहां पर मीटिंग करिए और मीटिंग करने पर आप पुनः सीमा का निर्धारण करें। कारण क्या है? ग्लेशियरों के पिघलने के कारण जिस बॉर्डर को आप इंटरनेशनल लाइन मान रहे थे वो इंटरनेशनल लाइन परिवर्तित हो गई है, या तो यह आगे चली गई है या पीछे आ गई है। अब दोनों देश बैठें और वाकई में यह निर्धारित करें कि भाई कौन सा हिस्सा स्विट्जरलैंड में आता है या फिर XYZ एरिया में आता है और कौन सा एरिया इटली में आता है। यह घटना घटित हो रही है इटली और स्विट्जरलैंड वाले सेक्शन में। दैट इज वाई यहां पर दोनों ही देश बैठकर आपसी मध्यस्थता के साथ पुनः सीमा का निर्धारण कर रहे हैं, जिसमें स्विस सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है और इटली की गवर्नमेंट ने अभी ऑफिशियली तौर पर इस पर साइन नहीं किए हैं। विचार विमर्श चल रहा है और जब विचार विमर्श हो जाएगा तो याद रखें यह इतिहास में दोबारा से प्रेजेंट टाइम में दोबारा से यह घटना घटित होगी जो कि इतिहास में पहले हो चुकी है कि दो देश अपनी सीमा का पुनः निर्धारण करेंगे। एक और बात यह है कि याद रखें कि यह पहली बार नहीं है या फिर यह नया नया कोई माहौल नहीं बन रहा है कि भाई ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। पिछले साल आप देखेंगे कि यहां 4% ग्लेशियर पिघल गए थे और यदि इस वर्ष की आप बात करें तो लगभग 2022 में 6% की गिरावट आई थी ग्लेशियरों में। पिछले साल के कंपैरेटिवली इस वर्ष भी बहुत अधिक तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको पर्यावरण पर दिखाई दे रहा है। किस प्रकार से? तो जब आप इसके नेगेटिव इंपैक्ट की बात करते हैं, याद रखें नेगेटिव इंपैक्ट के तौर पर आप ये पाएं कि भाई यदि कोई ग्लेशियर है, समझिएगा ध्यान से, यदि कोई ग्लेशियर है, ग्लेशियर के पिघलने पर गर्म पानी तो निकलेगा नहीं। ग्लेशियर पिघलेगा तो इससे निकलने वाला पानी एक तो फ्रेश वाटर होगा और ये फ्रेश वाटर जब जाएगा सागरों में तो सागर जो कि लवणीय होते हैं, जरा 2-3 कॉन्सेप्ट को यहां पर एक साथ लेकर चलिए कि एक तो जो पानी है, जो वाटर है, ये ठंडा है, प्लस ये फ्रेश वाटर है, ताजा पानी है, और ये ठंडा पानी और फ्रेश वाटर जब किसी सागर में जाकर मिलेगा तो सागर की लवणता को ये क्या करेगा? बढ़ा देगा, पहली बात। और दूसरी बात कि आपने पढ़ा है सागर के फुटिंग जोन के बारे में, यानी कि सर सागर सतह का जो सी सरफेस का ऊपर का पानी होता है ये गर्म होता है और नीचे का पानी ठंडा होता है प्रायः।
अब जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि जो थर्मोक्लाइन होती है यानी कि जो जल संचरण होता है यह बाधित हो जाएगा, क्योंकि यह ठंडा पानी जाएगा और यह सागर सतह में मिल जाएगा। तो जो थर्मोक्लाइन लेयर होती है जो कि सागरीय जलधाराओं के लिए और जल संचरण के लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, यह बाधित हो जाएगी। और इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट आप देख रहे हैं कि वर्तमान में इसी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का ही इंपैक्ट है कि वर्तमान में गल्फ स्ट्रीम जो कि एक जलधारा थी यह परिवर्तित हो गई है। यह लगभग कहा जा रहा है कि 2050 तक गायब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? ये इसी का इंपैक्ट है कि ये जो ग्लेशियर हैं ये बहुत ही ज्यादा तेजी से परिवर्तित हो रहे हैं, तेजी से ये पिघल रहे हैं और इनके द्वारा निकला हुआ पानी समुद्र में जा रहा है, जिसके कारण थर्मोक्लाइन लेवल परिवर्तित हो रहा है और पूरा का पूरा जल संचरण में परिवर्तन आ रहा है, जिसके कारण ये समुद्री जलधाराएं या तो खत्म हो रही हैं या फिर अपना मार्ग विचलित कर रही हैं। दूसरी बात कि जब यही ग्लेशियर का पानी पिघल कर या फिर ग्लेशियर पिघल कर पानी के रूप में सागर सतह में समाएगा तो सागर का जल जो कि सैलिनिटी को धारण किए हुए होता है, अर्थात ये लवणीय जल होता है, इसकी लवणता में भी परिवर्तन आता है। आई थिंक लवणता को हम प्रायः नमक से कनेक्ट कर देते हैं कि किसी भी सागर में नमक की कितनी मात्रा है। याद रखें ये नमक से कनेक्टेड नहीं है, एक्चुअल में इसमें खनिजों की मात्रा कितनी है, इसको उस जल की लवणीयता कहा जाता है। यदि मान लीजिए किसी भी एरिया में तापमान ज्यादा है यानी कि सूर्य का प्रकाश यदि यहां पर ज्यादा है तो उस संबंधित वाटर बॉडी में वाष्पीकरण की एक्टिविटी ज्यादा होती है, और यदि वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है दैट मींस कि उस एरिया में मौजूद जो सागर है उसकी लवणता ज्यादा होगी। दैट इज वाई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो सागर सतह है उसकी लवणता आपको अधिक देखने के लिए मिलती है। यही ध्रुवीय क्षेत्रों को यदि हम देखें तो यहां पर इवेपराइजेशन की एक्टिविटी बहुत कम होती है और इसीलिए यहां पर लवणता कम दिखाई देती है। अब यदि मान लीजिए एक गिलास पानी आपने लिया हुआ है, इसमें आपने नमक डाल दिया और इसको घोलना आपने चालू किया, उसमें एक और गिलास पानी लाकर यदि आपने डाला तो भाई पानी की मात्रा बढ़ाए जाने पर लवणता क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? लवणता घटेगी। और यदि आपने पानी को उबाल दिया, वाष्पीकरण हुआ, तो वाष्पीकरण की प्रोसेस होने पर लवणता बढ़ जाएगी, यानी कि मात्रा और लवणता एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और यहां पर जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे और ग्लेशियर मेल्ट होकर जब सागर सतह में जाएंगे तो सागर सतह का जलस्तर बढ़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट। और दूसरी बात कि यहां पर लवणता घटेगी। तो ऐसे जीव जो कि लवणता पर निर्भर हैं, जिनके लिए एसेंशियल एक मात्रा बनाई जाती है कि भाई इतनी लवणता का होना आवश्यक है, लाइक कोरल शेल, प्रवाल जीव है ना, इनके लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। अर्थात सीधे तौर पर यदि हम बात करें तो ये जो सागरीय बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, इस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट देखे जा सकते हैं। किसके? इन ग्लेशियर के मेल्ट होने के। याद रखिएगा कि इसी का एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा कि जलस्तर में वृद्धि होगी, और जलस्तर में वृद्धि का ही एक परिणाम आपने सुना है कि वर्तमान में तुवालू और डिलोस दो द्वीप हैं जिनके बारे में अभी आपने हाल ही में न्यूज में सुना होगा कि ये जलवायु परिवर्तन से गायब होने वाले पहले देश बन गए हैं। तुवालू देश, तुवालू द्वीप। तो ये क्या है भाई? क्योंकि समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और समुद्र का जलस्तर बढ़ने का सबसे ज्यादा इंपैक्ट उन नेशंस पर पड़ेगा जिनकी स्थिति एक्चुअल में आइलैंड है, यानी कि द्वीपीय क्षेत्र वाले जो देश हैं उन पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जलस्तर बढ़ने पर ये सबसे पहले जलमग्न हो जाएंगे। तो यहां पर समुद्र का जलस्तर बढ़ना भी एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट साबित हो सकता है। केवल ग्लेशियर पिघलने का यहां पर एल्बिडो प्रभाव भी देखा जाएगा, क्योंकि ये ग्लेशियर बेसिकली करते क्या काम है? तो सूर्य से आने वाला जितना भी विकिरण है इसको बहुत हद तक परिवर्तित कर देते हैं, वापस से ये वायुमंडल में उसको भेज देते हैं, अंतरिक्ष में भेज देते हैं। परंतु यदि ये ग्लेशियर नहीं रहे, क्यों है भाई ऐसा? क्योंकि इनकी जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सरफेस है, ये चिकनी होती है। सीधी सी बात है कि आप लाइट लें और उसको आप कांच में मारें तो कांच आधे से अधिक रोशनी को परावर्तित कर देगा। ठीक है, अब यहां पर यदि मान लीजिए ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो इनसे मीथेन गैस निकलेगी। मीथेन गैस के निकलने के कारण ये पूरे वायुमंडल में जाएगी और वायुमंडल को बहुत हद तक गर्म करेगी, पहली बात। और दूसरी बात कि जब ये ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो ये काम करते थे एक्चुअल में परावर्तित करने का सूर्य के प्रकाश को, अब ये परावर्तित नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पृथ्वी का ऊष्मन है यह भी बढ़ेगा, और साथ में यह जो मीथेन गैस है और अन्य प्रकार की गैसें हैं, यह जब रिलीज हो रही हैं तो इनके रिलीज होने के कारण जो वैश्विक तापन है यह तो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा ही ना। और सबसे बड़ी बात कि इनके पिघलने का मेन कारण क्या है? तो रीजन की यदि हम बात करें तो
100 बात की एक बात कि जो मानव जनित आपदाएं या फिर मानव जनित जो कारण है वही यहां पर इसका भी मेन कारण निकल कर आता है। यानी कि मुझे यह बताने की आई थिंक आवश्यकता नहीं है कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन का मेन रीजन क्या है। आप लोग समझदार हैं, इतने बार मैंने वीडियो में डिस्कस किया है कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के मेन कारण क्या है। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, कार्बन का उत्सर्जन इसका मेन रीजन निकल कर आता है। यहां पर आप याद रखिएगा कि जो IPCC है अर्थात यहां पर इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसने भी यह डिक्लेयर किया था कि सर 2100 तक दुनिया के आधे ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। जिस प्रकार से 2022 में यदि आपको याद हो कि एक ग्लेशियर था जिसका नाम था इतालवी आल्प्स, और इसके गायब होने से या फिर इसके मेल्ट होने से 11 लोगों की मृत्यु हुई थी। यह 2022 की घटना है, आपने शायद ये पढ़ी होगी कि इटालियन ग्लेशियर कोलैप्स ये जब हुआ था तो यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तक चलाया गया था, और कहा तो यह भी जाता है कि हुई तो 11 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, परंतु आधे लोगों की अभी तक डेड बॉडी भी नहीं मिली है। केवल और केवल ये इसका इंपैक्ट आप देख सकते हैं। और ऐसी ही कोई घटना एशिया महाद्वीप के ग्लेशियर और साथ में अन्य स्थानों पर जो ग्लेशियर मौजूद हैं उनमें भी घटित होने की संभावना जताई जाती है। और इसीलिए ये इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये समय समय पर हमें आगाह करती रहती है कि भाई मानव जाति को क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही ज्यादा सख्त तरीके से जागरूक होने की आवश्यकता है। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, भाई वे सभी स्टूडेंट जो भी 2026 के यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी IQIS हिंदी के प्रतिज्ञा प्लस बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। ये वही बैच हैं जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकते हैं। बस यहां पर आपके डेडिकेशन की आवश्यकता होती है कि यदि आप 2026 में प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाती है। जो भी फीस आप AKB लाइव कोड का यूज कर यहां पर पे करने वाले हैं। याद रखें कि ये इस कोड के साथ आपको ये बैचेस मिनिमम प्राइस में अवेलेबल कराए जाते हैं। और यहां पर होने वाले वीकली टेस्ट में यदि आप फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं तो एज अ मोटिवेशन प्राइस आपको 11,000 रुपए तक का बोनस भी यहां दिया जाता है। और यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया गया है वहां पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात वहां पर जो ऑफर्स अवेलेबल कराए गए हैं वो 4 ऑफर्स भी आप ले सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि स्टूडेंट और टीचर दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक इंस्टीट्यूट के लिए। इसीलिए जो फैकल्टी कोड है ये बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तो जब आप फैकल्टी कोड का यूज करेंगे तो ये सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको दिलाएगा। दैट्स वाई आप AKB लाइव कोड का यूज करें। और यहां पर क्लासेस की जो डेट है ये 11 अक्टूबर से क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। शाम 6 बजे इनकी टाइमिंग है। तो मिलते हैं आने वाले समय में अर्थात कल की क्लास में हम इन बैचेस में। आशा करता हूं कि आप इन बैचेस का पार्ट अवश्य बनेंगे। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।